हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल सक्सेस की चाहत में। दोस्तों हम 12th क्लास की ज्योग्राफी को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमने जो है उसकी पहली बुक है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, उसको पढ़ाकर पूरी तरीके से पढ़ाकर कंप्लीट कर दिया है। और उसकी जो दूसरी बुक है भारत, लोक एवं अर्थव्यवस्था, उसको स्टार्ट की हुई है हमने। तो उसका जो पहला चैप्टर है वो हमने बना दिया है, उसको हमने अच्छी तरीके से पढ़ा दिया है। तो आज जो है उसके दूसरे चैप्टर के बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों जिन्होंने पहले की वीडियो नहीं देखी है, जो पहली बुक है उसकी वीडियो नहीं देखी है, तो मैं चाहूंगा कि पहले आप उन वीडियोस को देखें, क्योंकि अगर आपने पहले की वीडियो देख ली, जो पहली बुक अगर आपने उसकी सारी वीडियो देख ली, तो आप ये जो दूसरी बुक हमने स्टार्ट की हुई है इसको आप बहुत ही ज्यादा आसानी से समझ सकेंगे। क्योंकि ये दोनों बुक में जो चैप्टर है वो बिल्कुल सेम है। दोनों बुक में जो चैप्टर है वो बिल्कुल सेम है, बस फर्क इतना है कि जो पहली बुक है वो हमने पूरे विश्व के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ी थी, और ये जो दूसरी बुक है ये सिर्फ हम भारत के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे। और इन सब में जो टॉपिक है वो लगभग पूरी तरीके से सेम है। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप पहले जो पहली बुक की जो वीडियो है पहले आप उन्हें देखिए, क्योंकि अगर आपने वो वीडियो देख ली तो आप इस वीडियो के जो सारे चैप्टर हैं वो आप बहुत ही ज्यादा समझ जाएंगे। क्योंकि इसमें कुछ समझने के लिए है ही नहीं। जो आप समझेंगे इस चैप्टर में वो हमने जो है पहली बुक में पढ़ाकर कंप्लीट कर दिया है, और इसमें वही सब टॉपिक है। ठीक है दोस्तों, तो मैं चाहूंगा कि पहले आप उन वीडियोस को देखिए। पहले जो बुक है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, पहले आप उसको पूरा कीजिए, बाद में आप इसे पूरा कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। आज का जो सबसे पहला टॉपिक है वो है प्रवास। मतलब ये चैप्टर का नाम है और ये चैप्टर नंबर 2 है। ठीक है, प्रवास क्या होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं, इसके कारण क्या है, इसके परिणाम क्या है एवं इसका अर्थ क्या है, इन सब के बारे में हम जानेंगे। दोस्तों प्रवास क्या होता है इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। जो मतलब पहली बुक है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, उसके बारे में मैंने आपको बताया था इसमें कि प्रवास क्या होता है। प्रवास एक स्थान से दूसरे स्थान पर बसना ही प्रवास कहलाता है, चाहे वो स्थायी रूप से जाकर हो चाहे वो अस्थायी रूप से जाकर हो। स्थायी मतलब चाहे वो परमानेंट वहां पर सेटल हो गया हो, या फिर अस्थायी रूप से मतलब वहां पर कुछ समय के लिए हो गया हो व्यक्ति। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रवास है जो उस शब्द का अर्थ देख लेते हैं। जनसंख्या के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थायी या अस्थायी रूप से जाकर बसना ही प्रवास कहलाता है। मैंने बताया ना दोस्तों, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसना, चाहे वो स्थायी रूप से हो चाहे वो अस्थायी रूप से हो, तो वो प्रवास कहलाता है। ठीक है, अब प्रवास के जो प्रकार कितने होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इन्हें हम देख लेते हैं। प्रवास के जो 2 प्रकार होते हैं, एक अंतरराष्ट्रीय प्रवास होता है मतलब देश से बाहर, और एक होता है आंतरिक प्रवास मतलब देश के अंदर ही अंदर प्रवास। और ये आंतरिक प्रवास ये भी 2 तरीके के होते हैं, एक होता है अंतर्राज्यीय प्रवास और एक होता है अंतर्राज्यीय प्रवास। दोस्तों अंतर्राज्यीय मतलब एक राज्य के अंदर ही अंदर प्रवास करना, मतलब जैसे यूपी एक स्टेट है तो मतलब उसी के अंदर ही अंदर प्रवास करना। ठीक है, तो वो अंतर्राज्यीय प्रवास है। और एक अंतर्राज्यीय प्रवास मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य पर, जैसे यूपी से अगर कोई दिल्ली आ रहा है तो वो अंतर्राज्यीय प्रवास कर रहा है। ठीक है, और इन दोनों प्रवासों की जो धाराएं हैं वो 4 धाराएं हैं। इनमें एक होता है गांव से गांव मतलब गांव से गांव में ही प्रवास करना, और एक होता है गांव से नगर मतलब गांव से नगर में प्रवास करना, एक नगर से गांव में प्रवास करना, और जो चौथा है वो नगर से नगर में प्रवास करना। ठीक है, अब जो प्रवास के जो कारक हैं उन्हें देख लेते हैं एक बार। प्रवास के जो 2 कारक होते हैं, एक प्रतिकर्ष कारक एक अपकर्ष कारक। दोस्तों मैं अब जो आपको पहली बुक पढ़ाई है उसमें मैं आपको इसे के बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको पढ़ाकर कंप्लीट कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी आज हम इसको दोहराएंगे। और ये जो प्रवास के परिणाम क्या होते हैं इन्हें भी हम देखते हैं। इसके आर्थिक परिणाम क्या है, इसके जनांकीय परिणाम क्या है, इसके सामाजिक परिणाम क्या है, इसके पर्यावरणीय परिणाम क्या है, इसके जो अन्य परिणाम क्या है, तो इसे हम देखते हैं। एक एक करके हम सारे टॉपिक्स को देखेंगे दोस्तों। सबसे पहले देखते हैं प्रवास का अर्थ क्या होता है, जो कि अब मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जनसंख्या के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसने को प्रवास कहते हैं। मतलब जनसंख्या जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसती है तो उसे प्रवास कहते हैं, चाहे वो स्थायी रूप से हो चाहे वो अस्थायी रूप से हो। ठीक है, अब जो प्रवास में स्थानिक भिन्नताएं हैं उन्हें हम देख लेते हैं एक बार। कि प्रवास में मतलब कि कई क्षेत्रों में या कई राज्यों में तो मतलब लोग अत्यधिक प्रवास करते हैं, कई राज्यों में लोग मतलब कम प्रवास करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, इसके कारण क्या है उन्हें देखते हैं। भारत में गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब जैसे राज्य अपनी और अन्य राज्यों से प्रवासियों को आकर्षित करते हैं। मतलब ये जो राज्य हैं जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, मतलब इनमें जो है बेहतर सुविधाएं हैं, इन राज्यों में बेहतर रोजगार है, इसलिए अन्य राज्यों से इन राज्यों में जो है व्यक्ति प्रवास करते हैं। ठीक है, जो व्यक्ति का जो मेन उद्देश्य होता है प्रवास का वो होता है रोजगार, क्योंकि भारत की जनसंख्या इतनी है कि प्रत्येक व्यक्ति को पर्याप्त रोजगार नहीं मिल पाता है, इसलिए वो दूसरे राज्यों में प्रवास करता है।
ठीक है। बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड व छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों से प्रवासी दूसरे राज्यों में प्रवास कर गए। मतलब इन राज्यों में तो प्रवासी आए हैं, लेकिन किस राज्य से आए हैं वो है बिहार, यूपी, उड़ीसा, झारखंड एवं छत्तीसगढ़ से। मतलब इन अत्यधिक राज्यों से है, इन राज्यों में प्रवास कर गए हैं। ठीक है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जैसे नगरीय समूहों में अंतरराष्ट्रीय प्रवास अधिक हुआ है। सबसे अधिक प्रवास मुंबई में आकर बसे हैं। दोस्तों जो दिल्ली और मुंबई और कोलकाता, ये जो 3 नगर हैं, 3 शहर हैं, इन पर जो है अंतरराष्ट्रीय प्रवास बहुत ही ज्यादा बड़ी मात्रा में हुआ है। ठीक है, क्योंकि दिल्ली एक राजधानी है, इसलिए जो विदेशों से लोग, अंतरराष्ट्रीय प्रवास मतलब विदेशों से लोग आकर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता में बस रहे हैं। ठीक है। दिल्ली राजधानी, इसलिए लोग यहाँ पर रहते हैं, और मुंबई जो है सबसे बड़ा फिल्म निर्माता है दोस्तों, इसीलिए वहां पर लोग रहते हैं। और कोलकाता जो है वो विकसित है। ठीक है, विकसित नगर, इसलिए जो अंतरराष्ट्रीय प्रवासी जो है वो यहाँ पर भी रहते हैं। हाल के कुछ वर्षों में भारत के पड़ोसी राज्यों से आकर प्रवासी भारत में बसे हैं। भारत में सीमावर्ती राज्य, इनमें बड़ी समस्या पैदा हो रही है। दोस्तों जो हाल के जो कुछ वर्ष हैं, इनमें जो पड़ोसी देश है भारत के, जैसे बांग्लादेश से सबसे अधिक प्रवासी भारत में आकर बसे हैं। ठीक है, लेकिन जो इससे जो भारतीय जो सीमावर्ती क्षेत्र है, भारतीय सीमावर्ती राज्य है, जैसे असम वगैरह हो गया, तो इनको मतलब बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जो उस क्षेत्र के जो रोजगार होते हैं, वो जो बाहरी व्यक्ति आते हैं प्रवासी, वो इन क्षेत्रों के रोजगार पर कब्जा कर लेते हैं, और जो वहाँ के स्थानीय निवासी हैं उन्हें रोजगार नहीं मिल पाता है, तो इसलिए ये जो परेशान रहते हैं। सबसे अधिक प्रवासी महाराष्ट्र में आए हैं, मतलब कि सबसे अधिक प्रवासी महाराष्ट्र में आए हैं, और सबसे अधिक प्रवासी यूपी, बिहार से सबसे अधिक प्रवासी गए हैं। मतलब यहाँ से पलायन कर, यूपी, बिहार से पलायन करके महाराष्ट्र में गए हैं सबसे अधिक लोग। ठीक है, अब जो है दोस्तों सबसे पहले देख लेते हैं हम जो है प्रवास के कारण क्या है, क्यों करते हैं लोग प्रवास, क्या उसका कोई कारक है? तो दोस्तों जरूर, क्योंकि जो प्रवास करता है व्यक्ति, वो अपने शौक से नहीं करता, अपनी मर्जी से नहीं करता, उसकी मजबूरी होती है, क्योंकि अपनी जो जन्मभूमि है उसको कोई भी छोड़ना नहीं चाहता है। अपनी जन्मभूमि को कोई भी छोड़ना नहीं चाहता, कोई भी व्यक्ति। उनकी कुछ मजबूरियां होती हैं, उनकी क्या मजबूरियां होती हैं वो देखते हैं। इसके जो प्रवास के जो 2 कारक हैं, वो जो है प्रतिकर्ष कारक और एक है अपकर्ष कारक। प्रतिकर्ष कारक प्रतिकूल कारक, मतलब उस व्यक्ति के ऐसे कारक जो उस व्यक्ति के अनुकूल नहीं है, और अपकर्ष कारक मतलब व्यक्ति स्वेच्छा से मतलब है जो है प्रवास करता है, अच्छे कारणों के लिए। ठीक है, प्रतिकर्ष कारक में जो सबसे पहले हम देखेंगे वो है आर्थिक परिणाम। आर्थिक कारक मतलब क्या है? ठीक है, आर्थिक कारक इसलिए, इस आर्थिक कारक में दोस्तों ये है क्योंकि जो मतलब गांव के जो लोग हैं, गांव में जो मतलब अत्यधिक विकास नहीं हुआ है, गांव में जो पैसे की बहुत ज्यादा समस्या होती है, इसलिए जो रोजगार के लिए गांव से नगरों में व्यक्ति अत्यधिक प्रवास करता है। किसके लिए? रोजगार के लिए। और इसका अवसंरचनात्मक कारक देखते हैं। ये जो अवसंरचनात्मक कारक है, इसमें शिक्षा आता है, बेहतर सुविधाओं के लिए आता है, मनोरंजन के लिए, इन सभी की कारकों के लिए जिसमें इसमें जो है प्रवास किया जाता है, तो वो अवसंरचनात्मक कारक होता है सब। और इसमें जो है राजनीतिक कारक की दोस्तों, युद्ध हो गया, अशांति होगी, या किसी क्षेत्र का जो राज्य का माहौल राजनीतिक गतिविधियों के चलते अनुकूल नहीं है, तो वहां से लोग प्रवास करके दूसरे राज्यों में आ जाते हैं। और इसका जो प्राकृतिक कारक है, वो बाढ़ हो गया, आपदा हो गया, कोई भी ज्वालामुखी विस्फोट हो गया। ठीक है, अगर ऐसी जगहों पर ये जो प्राकृतिक आपदा आ जाती है, तो वहां से लोग जो है प्रवास कर जाते हैं। ठीक है, जो प्रवास का जो अपकर्ष कारक है उसे एक बार देखते हैं कि अपकर्ष कारक क्या है। अपकर्ष मतलब अनुकूल कारक है। तो दोस्तों इसके जो अनुकूल कारक है, अपकर्ष कारक है, वो रोजगार, क्योंकि व्यक्ति रोजगार के लिए प्रवास करता है, ऊंचा वेतन के लिए रोज प्रवास करता है, क्योंकि गांव में जो ज्यादा वेतन नहीं मिलता है, इसीलिए क्योंकि नगरों में ज्यादा वेतन मिलता है। ठीक है, और शिक्षा के लिए प्रवास करते हैं, बेहतर सुविधाओं के लिए प्रवास करते हैं, मनोरंजन के स्रोत मतलब मनोरंजन के लिए लोग प्रवास करते हैं। अब जो प्रवास के जो कारक हैं दोस्तों, उन्हें एक बार देख लीजिए। दोस्तों मैं इस क्लास को जो है दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इसमें मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, क्योंकि अगर आप एक चीज़ को जिस तरीके से पढ़ा देते हैं, तो आप उस चीज़ को दोबारा उसी तरीके से नहीं पढ़ा पाते हैं। क्योंकि मैंने देखा कि जब मैंने ये मतलब पूरी क्लास रिकॉर्ड कर ली, तो इसमें मैंने देखा कि आवाज़ नहीं आ रही। तो दोस्तों मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, क्योंकि अगर आप खुद ही सोचिए कि अगर आप 1 घंटे तक एक बंद कमरे में दोपहर में या फिर रात में बिना पंखे के अगर आप रहते हैं गर्मियों के मौसम में, और जब आपको पता चलता है कि जिस काम के लिए आप बैठे हैं वो 1 घंटे के लिए, तो वो काम आपका नहीं हुआ, तो आपको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आएगी। ठीक है दोस्तों, तो आप मुझे कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी मुझे कराना तो पड़ेगा ही।
तो देखिए दोस्तों जो है प्रवास के परिणाम देखते हैं दोस्तों। ये जो प्रवास के परिणाम है ये एग्जाम में 3 या 5 मार्क्स में जरूर आते हैं। ठीक है, तो ये मैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले जो हम प्रवास के जो परिणाम है उसमें सबसे पहले देखते हैं आर्थिक परिणाम क्या है, और आर्थिक परिणाम में सकारात्मक परिणाम क्या है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों द्वारा भेजी गई हुंडियों विदेशी विनिमय के प्रमुख स्रोत है दोस्तों। जो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी आते हैं, मतलब मैंने बताया ना कि दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, कोलकाता, इस पर अंतर्राष्ट्रीय प्रवास होता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास मतलब विदेशों से लोग आते हैं यहाँ पर रहने के लिए। जब विदेशों से लोग आएंगे तो वो मतलब विदेशी मुद्रा लेकर आएंगे, विदेशी मुद्रा, और जो विदेशी मुद्रा होती है वो विदेशी विनिमय के प्रमुख स्रोत होता है, मतलब विदेशी व्यापार के लिए प्रमुख स्रोत होती है। ठीक है, तो इससे उनको फायदा होता है और इससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता है। जब लोग प्रवासी आते हैं तो मतलब वो उन जो प्रवासियों के लिए जो सुविधाएं मतलब जो मुहैया कराते हैं वो स्थानीय लोग होते हैं। जब वो सुविधाएं मुहैया कराएंगे, रहने खाने या किसी भी चीज की सुविधाएं मुहैया कराएंगे, तो उन जो व्यक्ति है उन्हें जो है रोजगार की प्राप्ति होगी, स्थानीय व्यक्तियों को। ठीक है, प्रवासियों द्वारा भेजी गई राशि का उपयोग भोजन ऋणों की अदायगी, बच्चों की शिक्षा, कृषि में निवेश इत्यादि के लिए किया जाता है। मतलब ये जो मुद्राएं आती हैं इन पर इन सभी में प्रयोग किया जाता है। अब दोस्तों देखते हैं इसके नकारात्मक कारक क्या है, मतलब आर्थिक परिणाम के नकारात्मक कारक क्या है। अब एक बार हम उन्हें देख लेते हैं दोस्तों। जो सबसे बड़ा नकारात्मक कारक है वो है स्लम एरिया, क्योंकि दिल्ली कर्नाटक महाराष्ट्र में स्लम एरिया इतने ज्यादा है कि मतलब लोग झुग्गी झोपड़ियों में इतने ज्यादा रहते हैं कि वहाँ की जो एरिया है उसे पूरी तरीके से खराब कर देते हैं। क्योंकि जो झुग्गी झोपड़ियों में जो लोग रहते हैं वहाँ पर उपयुक्त जल निकासी का प्रबंध नहीं होता है, इसलिए मतलब वहाँ पर जो है गड्ढे वड्ढे भर जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर कीड़ा मकोड़े या मतलब इस तरीके से देखने में बेकार लगता है। तो ये स्लम एरिया है जो है इसका नकारात्मक परिणाम है। और रोजगार पर बढ़ता दबाव दोस्तों, इसका जो रोजगार है इस पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ रहा है शहरों पर, क्योंकि अत्यधिक लोग हैं जो मतलब गांव से शहरों में प्रवास कर रहे हैं और वो उनका जो प्रवास का जो मुख्य कारक है वो है रोजगार। ठीक है, अब आप खुद ही सोचिएगा अगर ज्यादा ही व्यक्ति गांव से नगरों में आएंगे, शहरों पर प्रवास करेंगे, तो शहर कितने लोगों को रोजगार प्रोवाइड करेगा? वो तो कुछ निश्चित लोगों को रोजगार प्रोवाइड करवा सकता है ना। तो मतलब इसीलिए क्योंकि इस पर रोजगार पर दबाव पड़ता है शहरों पर। ठीक है, आप जो है प्रवास के जननांकीय परिणाम देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं सकारात्मक परिणाम। इसका जो सकारात्मक परिणाम है वो है प्रवास से देश के अंदर जनसंख्या का पुनर्वितरण होता है। मतलब जब व्यक्ति एक देश मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब जो है प्रवास करता है तो उस क्षेत्र की जो जनसंख्या उसका पुनर्वितरण होता है। मान के चलिए कि अब मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए समझा रहा हूँ कि जैसे ये यूपी है, ये है दिल्ली। ठीक है, अब मान के चलिए कि दिल्ली में युवा वर्ग ज्यादा नहीं है और जो है यूपी में युवा वर्ग बहुत ज्यादा है। तो मतलब यहाँ से यूपी से युवा वर्ग कुछ दिल्ली में आ गए, तो मतलब इस पर जो है संतुलन बैठ गया। क्योंकि दिल्ली में जब युवा वर्ग आएंगे तो दिल्ली का जो है काम है, जो प्रोडक्शन है वो ज्यादा बढ़ेगा। अगर इसमें युवा वर्ग नहीं होती, कार्यशील जनसंख्या नहीं होती, तो इसका जो है प्रोडक्शन नहीं बढ़ता है। ठीक है, तो इसीलिए है कि मतलब जो है प्रवास से देश के अंदर की जनसंख्या उसका पुनर्वितरण होता है। ठीक है, नगरों में दक्ष कुशल अकुशल श्रमिकों का आगमन होता है। जो गांव से जो नगरों में जो है श्रमिक आते हैं उसमें दक्ष भी होते हैं, मतलब अपने काम बिल्कुल निपुण होते हैं, कुशल होते हैं और अकुशल भी कुछ श्रमिक होते हैं। इस जननांकीय परिणाम का जो नकारात्मक परिणाम क्या है उसे देखते हैं हम। ग्रामीण क्षेत्रों से कुशल व योग्य युवा वर्ग के प्रवास से ग्रामीण क्षेत्रों के जननांकीय संगठन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। दोस्तों आप खुद ही सोचिए कि अगर गांव से नगरों पर अत्यधिक जो है मतलब युवा वर्ग या फिर कहीं कार्यशील जनसंख्या प्रवास कर जाएगी तो जो गांव का विकास है वो तो रुक ही जाएगा ना। क्योंकि जो गांव का विकास है वो तो युवा वर्ग से ही होगा, कार्यशील जनसंख्या से ही होगा। अगर युवा वर्ग या कार्यशील जनसंख्या ही गांव में नहीं रहेगी तो गांव का विकास किस तरीके से हो पाएगा? ठीक है, इससे जो गांव है जो उनकी जननांकीय संगठन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। और जो है नगरों में पुरुष अधिक हो जाते हैं, गांव में महिलाएं, क्योंकि जो पुरुष है वो मतलब है जो रोजगार के लिए प्रवास करते हैं। जो नगरों में रोजगार होता है इसलिए नगरों में जो है पुरुषों की संख्या अत्यधिक हो जाती है, जो गांव में महिलाओं की संख्या अधिक हो जाती है, जिससे महिलाओं पर काम का दबाव बढ़ता है। क्योंकि जब उनके जो है पार्टनर नहीं रहेंगे तो उन्हें हर एक काम खुद ही करना पड़ेगा। ठीक है, सामाजिक परिणाम देख लेते हैं। सामाजिक परिणाम जो सकारात्मक परिणाम वो संस्कृति का मिश्रण है कि मतलब सभी राज्यों की जो संस्कृति है जो मतलब एक स्थान पर मिश्रित हो जाती है। जैसे दिल्ली में ही आप मान के चलिए कि यहाँ पर लगभग हर एक राज्य से लोग रहते हैं, तो इनकी दिल्ली की जो संस्कृति है वो बिल्कुल उसका मिश्रण हो गया है।
ठीक है। विचारों में खुलापन, जो मतलब गांव की जो रूढ़िवादी है विचारधारा है, उसके विचारों में खुलापन आता है। जब वो व्यक्ति शहर में आता है, नए नए विचारों को जानता है, अपना जो विचारों में खुलापन आता है उनकी, और जिसके नकारात्मक परिणाम है सामाजिक परिणाम के, वो है गुमनामी से अकेलापन। मतलब जो व्यक्ति समाज से कटकर अलग हो जाता है। अब आप खुद ही सोचिए कि जो व्यक्ति गांव से शहर में आ रहा है, तो वो तो मतलब अपनी जन्मभूमि को छोड़कर आ रहा है, अपने परिवार को छोड़कर आ रहा है, अपने गांव लोगों को छोड़कर आ रहा है, तो वो व्यक्ति शहर में अकेलापन महसूस करता है, क्योंकि उस व्यक्ति का जो है शहर में अपना कोई नहीं होता है। ठीक है, जो है प्रवासी समाज से कटकर अकेले पड़ जाते हैं। मैंने बताया ना दोस्तों कि जो प्रवासी लोग हैं उनके जो है समाज है वो तो गांव में रह जाता है, उनके जो लोग हैं वो गांव में रह जाते हैं, और वो जो अकेलापन महसूस करते हैं, और वो जो गांव के जो मतलब लोग हैं, समाज है, उनसे जो है मतलब अलग पड़ जाते हैं, अलग थलग पड़ जाते हैं, वो मतलब उनसे कट जाते हैं समाज से। अब जो है इसके पर्यावरणीय परिणाम देख लेते हैं कि इसके पर्यावरणीय परिणाम क्या है। नगरों में गंदी बस्ती, मैंने बताया ना दोस्तों कि नगरों में गंदी बस्तियां जो है सब अत्यधिक है। जैसे कि आप दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, आप इनमें तो मानकर ही चलिए कि जो स्लम एरिया है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जिससे मतलब जो पर्यावरण बहुत ज्यादा दूषित हो रहा है। ठीक है, प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन। अब आप खुद ही सोचिए कि नगरों में जब अत्यधिक जनसंख्या बढ़ जाएगी तो वहां पर संसाधन जो वो अधिक मात्रा में दोहन होगा। ठीक है, और नगरों में जो है इसका मतलब दोहन तो होता है जैसे संसाधन है, लेकिन इसका जो है दुरुपयोग भी होता है। जैसे आप खुद ही सोचिए कि जैसे नगरों में, जैसे शहरों में जो है गाड़ी धोने के लिए जो है पाइप से पानी लेते हैं। ठीक है, और पाइप मतलब चलता रहता है, कितने एक 1.5 घंटे 2 घंटे तक वो धोते हैं, तो मतलब पाइप वैसे ही चलता रहता है। अब जो आप मतलब इतने पानी से जो काम कर रहे हैं वो आप 2-3 बाल्टी से भी तो कर सकते हैं, तो मतलब इससे पानी की बचत होगी। लेकिन नहीं, शहर वाले तो मतलब ज्यादा ही अपने आप में बनते हैं। ठीक है, इसके जो अन्य परिणाम वो देख लेते हैं। जो स्त्रियों पर क्या इनके परिणाम पड़ते हैं प्रवास के। पुरुष से प्रवास के कारण पत्नियां अकेली पीछे छूट जाते हैं, जिससे उन पर अतिरिक्त शारीरिक व मानसिक दबाव बढ़ जाता है। मैं आपको दोस्तों बताया कि जो पुरुष हैं वो मतलब शहरों में पलायन कर जाते हैं, और जो मतलब पत्नियां उनकी गांव में छूट जाती है, जिससे जो है उन पर जो काम का दबाव बढ़ जाता है, क्योंकि अब उन्हें कृषि कार्य या फिर जो है मतलब गाय भैंस का जो भी कार्य है वो उन्हें स्वयं करना है। बच्चों को स्कूल स्वयं भेजना, मतलब हर एक काम वो स्वयं करना है, क्योंकि उनके जो पार्टनर, उनके जो पति है वो मतलब शहर में चले गए हैं। ठीक है, आप देखिए कुछ पॉइंट्स देखिए। 1 नंबर की मैं आपसे पूछ सकता है कि भारत में जो पुरुष प्रवास का जो कारक है वो है रोजगार, और भारत में जो स्त्री प्रवास का कारक है वो है विवाह। कि मतलब आप ये तो नॉर्मल सी बात है ना दोस्तों, ये सामाजिक कारक है कि जब विवाह होता है तो मतलब जो स्त्री है, जो मतलब लड़की है, वो अपने जो है परिवार को छोड़कर अपने ससुराल जाती है, तो मतलब उसका भी तो प्रवास होता है ना किसी कारण। जैसे किसी का एक क्षेत्र से मतलब एक ही राज्य है, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जो है विवाह हुआ है, तो मतलब जिस क्षेत्र से लड़की आएगी वो मतलब लड़के वालों के घर जाएगी, तो मतलब लड़की का जो है वो अपने घर से उसका पलायन हो रहा है। लेकिन मात्र एक राज्य ऐसा दोस्तों जहां पर ये प्रथा नहीं है, वो है मेघालय। मेघालय में लड़की नहीं, लड़का लड़की के घर जाता है दोस्तों, है ना अचंभव वाली बात। तो आप इसको याद रखिए, बिल्कुल सही फैक्ट है कि 1 नंबर में आपसे पूछ सकते हैं। सबसे जो अधिक अप्रवासी मतलब जहां पर लोग बसते हैं वो महाराष्ट्र, और सबसे जो अधिक जो प्रवासी वो यूपी से बसते हैं, मतलब यूपी से जाते हैं महाराष्ट्र में अत्यधिक प्रवासी। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है, आज का जो चैप्टर है वो यही समाप्त होता है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों आप इसके जो है बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जो मैं भी चैप्टर बनाऊं जो आपके तक नोटिफिकेशन आ जाए। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों मैं जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूं, तो दोस्तों आपको भी मेरा इसमें साथ देना पड़ेगा। ठीक है, आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, ताकि वो भी इसे देखकर अपनी जो एग्जाम की तैयारी है वो अच्छी तरीके से कर सकें। तो चलिए दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो यही समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।